एक सीरियल किलर जो जब भी कत्ल करता तो लाश की पीठ पर एक लाइन लिखता, और वो लाइन पंजाबी में लिखता, और वो लाइन थी धोखेबाज। तो पहले कत्ल करता, फिर पीठ पर उसके कपड़े उतार कर धोखेबाज लिखता, और उसके बाद उसके दोनों पैर छूता और फिर माफ़ी मांगता, कहता मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मार डाला। अब ऐसा कौन सा सीरियल किलर हो सकता है जो ऐसी हरकत करे? सिर्फ इतना ही नहीं, ये सीरियल किलर दिन में तो एक इंसान बनकर घूमता, एक पुरुष बनकर घूमता, लेकिन रात को ये औरतों के लिबास में आ जाता और महिला बनकर सड़क पर निकलता और फिर एक एक कर कत्ल करता। इतना ही नहीं, 11 कत्ल की बात उसने पुलिस के सामने कबूल की, लेकिन साथ में ये भी कह रहा कि इनमें से किन किन को कहाँ कहाँ पर मारा मुझे याद नहीं, मैं हमेशा नशे में रहता हूँ, इसलिए मुझे ये पता ही नहीं मैंने कब क्या किया। और साथ ही उसे ये भी याद नहीं कि ये गिनती कत्ल की 11 है या उससे ज़्यादा है। यानी बहुत मुमकिन है कि कत्ल की गिनती बहुत आगे तक भी जा सकती है। ये कहानी एक पंजाब के सीरियल किलर की है, हाल के वक्त में शायद पंजाब के सबसे बड़े सीरियल किलर की। और इत्तेफाक देखिए कि अभी पिछले 1 महीने के अंदर मैं बात करूं तो गुजरात से 2 सीरियल किलर पकड़े गए, एक जिसने 12 कत्ले किए, एक जिसने 5 कत्ले किया, और अब ये पंजाब का सीरियल किलर। गुजरात का एक तांत्रिक सीरियल किलर था, एक जो सीरियल किलर था वो सिर्फ भारतीय रेल के रिजर्व्ड बोगी में जो हैंडीकैप्ड होते उनका रेप और मर्डर करता था। लेकिन पंजाब के इस नए सीरियल किलर की कहानी और उसके पकड़े जाने की कहानी दोनों ही बड़ी अजीब है। हुआ ये कि 18 अगस्त इसी साल, यानी कि 4 महीने पहले, पंजाब के रोपड़ के कीरतपुर साहिब में एक टोल प्लाज़ा है हाईवे पे। उस टोल प्लाज़ा के बराबर में एक चाय पानी की दुकान है, और उसी दुकान के मालिक की लाश उसके दुकान के करीब में पड़ी मिलती है। सुबह लाश होने की खबर मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, छानबीन करती है, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता, कोई सीसीटीवी कैमरा बाकी चीज़ें थी नहीं, वहाँ पर अंधेरा था। अब कीरतपुर साहब के टोल प्लाज़ा के करीब इस दुकान में हुए ये कत्ल की तफ्तीश शुरू होती है। तफ्तीश करते करते अचानक पुलिस को पता चलता है कि उस शख्स का मोबाइल गायब है जिसका कत्ल हुआ है। नंबर मिलता है परिवार वालों की तरफ से। अब पुलिस उस नंबर को सर्विलांस पे लगाती है तो पता चलता है कि नंबर एक्टिव है और इस फ़ोन का बाकायदा इस्तेमाल हो रहा है। अब पुलिस जो शख्स इस फ़ोन को इस्तेमाल कर रहा था उस तक पहुंच जाती है सर्विलांस के ज़रिए और उसे दबोच लेती है। पुलिस को लगा केस सुलझ गया, कातिल हाथ में है। लेकिन जिसके पास ये फ़ोन था मकतूल का, जब उससे पुलिस पूछताछ करती है तो कहता है साहब ये फ़ोन तो मैंने अभी ख़रीदा है और किसी ने कहा कि ये कहीं पड़ा हुआ था, सस्ता है, ले लो, तो मैंने ले लिया इस सेकेंड हैंड फ़ोन और मैंने इसमें अपना सिम डाला है। अब सिम डालने के बावजूद अगर फ़ोन वही है तो अब फिर पकड़ में आ सकते हैं। तो अब उस शख्स ने बताया कि हमने ये फ़ोन ख़रीदा था किसी से। अब पुलिस के हाथ खाली। उन्होंने कहा अच्छा किससे ख़रीदा? तब उसने कहा कि एक शख्स से ख़रीदा था। पुलिस ने कहा उसका हुलिया बताओ, कुछ याद है? ये कहता याद तो नहीं है। फिर अचानक याद आता और कहता सर एक अजीब चीज़ थी उसके अंदर। उसने बोला क्या? बोला था तो मेल, पुरुष, लेकिन उसने मतलब अपने आप को का श्रृंगार कर रखा था, सज धज कर एक तरह से। उसके चेहरे पे एक पल्लू जैसा भी कुछ था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई औरत है जबकि था मर्द। अब ये पुलिस को बड़ी अजीब बात लगी। पुलिस ने फिर उसी चश्मदीद जिसको फ़ोन बेचा था उससे कहा कि चलो उसका चेहरा जो याद है बताओ। अब उसने चेहरा बताना शुरू किया और जो हुलिया बताया उसका लुक कैसा था क्या, तो हूबहू उसके बताने के आधार पर पुलिस के एक्सपर्ट्स ने एक स्केच तैयार किया। ये जो स्केच आप देख रहे हैं ये पुलिस का बनाया हुआ वही स्केच। अब स्केच बनने के बाद पुलिस ने आसपास के तमाम डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग ज़िलों में इस स्केच को तमाम पुलिस स्टेशन में भेज दिया और दीवारों पे भी चिपकवा दिया कि इस शख्स को अगर कोई देखता है या देख चुका है तो बताए। इत्तेफाक से रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में ही एक रोज़ पता चला एक मुखबिर से कि इस शक्ल का हूबहू एक शख्स यहाँ घूम रहा है। तो एक स्केच की मदद से आखिरकार अब वो कातिल पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस उसे लेकर थाने पहुँचती है, पूछताछ शुरू होती है और पंजाब पुलिस को अब तक यही लग रहा था कि चलो एक कीरतपुर साहिब में टोल प्लाज़ा के बाहर जो एक कत्ल हुआ वो केस सुलझ गया। यही अब तक उनको समझ आ रहा था। लेकिन थाने ले जाकर जब उस शख्स से पूछताछ शुरू हुई और धीरे धीरे उसने अपना मुंह खोलना शुरू किया तो खुद पंजाब पुलिस हैरान थी, क्योंकि जिसे वो कातिल समझ रहे थे उसके मुंह खोलते ही थोड़ी ही देर में
एक कातिल नहीं बल्कि पंजाब पुलिस के सामने एक सीरियल किलर खड़ा था। एक ऐसा सीरियल किलर जो पिछले 1.5 साल में 11 कत्ल कर चुका था और कभी पुलिस के रडार पर नहीं आया। पुलिस उसकी कहानी सुनकर हैरान थी, उसके कत्ल के तरीके को सुनकर हैरान थी, कत्ल की वजह को सुनकर हैरान थी और कत्ल करने के बाद जो वो करता था वो जानने के बाद भी हैरान थी। जिस सीरियल किलर को पुलिस ने पकड़ा था, एक कातिल समझकर, एक मामूली किलर समझकर, उसका नाम राम स्वरूप है। राम स्वरूप उम्र 33 साल, पंजाब के रोपड़ डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला, 10वीं पास। राम स्वरूप बचपन में बिल्कुल ठीक ठाक था। 10वीं तक की पढ़ाई की, एक बार फेल किया, घर वालों ने पीटा, फिर एग्ज़ाम दिया, दोबारा पास कर गया, लेकिन एक नॉर्मल लड़का था। इसके बाद थोड़ा वक्त बीता तो उसने कहा कि पंजाब के बाकी लड़कों की तरह कहीं बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं। ऊपर उसने पासपोर्ट बनाया और पहुंच गया दुबई। दुबई में जाकर कुछ वक्त तक नौकरी की और यहीं दुबई में ही उसकी ज़िंदगी बदल गई। जब वो दुबई गया तो दुबई में कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया जो समलैंगिक थे, जो गे थे, और वहाँ वो उनके क्लब में शामिल हो गया एक तरह से। अब वापस कुछ वक्त के बाद पंजाब आता है। पंजाब आने के बाद फिर उसका मन नहीं लगता। वो इस बार फिर कतर चला जाता है। अब वो कतर में है, कई साल तक कतर में नौकरी करता है और ठीक ठाक अब भी कतर में जो पैसे कमाता वो घर भेजता। घर में, गांव में उसने अपना मकान बनाया। माँ बाप ने बताया था कुछ रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के कर्ज हैं, वो सारे कर्ज चुका दिए उसने। फिर कतर में नौकरी करने के बाद वो वापस आता है पंजाब। माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। धीरे धीरे उसके 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटी 1 बेटा। इस वक्त बेटी की उम्र करीब 12-13 साल है। आकर छोटे मोटे काम करता है और अब बाहर जाने की सोचता नहीं है। लेकिन आने के बाद माँ बाप ने अब नोटिस किया कि उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव है। वो एक समलैंगिक और एक गे वाली जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं झलक रही थी। लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक था, नॉर्मल, किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, तब तक सब कुछ ठीक था। फिर अचानक हुआ यूँ कि उसे शराब की लत लग गई। अब वो नशा शराब का ही नशा करता, दिन दिन भर शराब पीता। माँ बाप मारते पीटते, लेकिन वो सुधरता नहीं। पत्नी से भी लड़ाई हो गई। फिर इस कदर शराब पीने लगा कि पिता ने एक बार सोचा कि इसको बेदखल कर देते हैं। वो बाकायदा गए बेदखल करने के लिए, जो कानूनी तरीके होते हैं। लेकिन फिर लगा कि एक ही बेटा है, कल को फिर ये माफ़ी मांगे लौट आए तो क्या फ़ायदा। तो उन्होंने कहा उसको एक और मौका सुधरने का देते हैं। फिर मौका दिया, लेकिन वो सुधरा नहीं। अब वो नशे में कई लोगों से लड़ता झगड़ता, बार बार घर शिकायत आती। माँ बाप और पत्नी और बच्चे थक गए। एक रोज़ उन्होंने कहा कि तुम इस घर को छोड़ दो और उसे घर से निकाल दिया। ये बात है 2022 की, 2 साल पहले। जब घर से निकाला तो अब वो गांव से निकल कर इधर उधर भटकता रहा। कुछ दिन तो उसने ज़िंदगी काट ली, लेकिन अब उसे लगा ज़िंदा रहने के लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है। क्या करे, शराब की उधर लत थी। और यहीं से एक आम इंसान एक सीरियल किलर बनने की कहानी शुरू हो जाती है। चूँकि दुबई से आया था वो, एक वहाँ जाकर वो एक गे बन चुका था। यहाँ आया तो उसने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत भटका, हाईवे पर घूमा, ट्रकों में घूमा। तो उसने देखा कि बहुत सारे जो इस तरह के गे हैं या फिर समलैंगिक हैं, सड़क किनारे लंबी दूरी की गाड़ियों में एक सेक्स वर्कर के तौर पर काम करते हैं। अब उसे ज़िंदा रहने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। उसने यही काम करना का फैसला किया। अब यहाँ एक चीज़ उसके काम आई, वो ये कि जब ये छोटा था तब घर में अक्सर माँ बाप से छुपकर ये मेकअप किया करता लड़कियों की तरह। लड़कियों के कपड़े पहनने के शौक़ थे। 1-2 बार पकड़ा गया, घर में पिटाई भी हुई, लेकिन बहुत छोटा था तो कई लोगों ने हंस के टाल भी दिया। लेकिन वो उसके था अंदर की लड़कियों की तरह कपड़े पहनने, मेकअप करना, और फिर शायद वही चीज़ें उसको समलैंगिक बनाने की तरफ भी ले गई। तो अब अचानक जब घर से निकाला हो गया, पैसों की कमी, कोई रोज़गार नहीं, काम करना नहीं चाहता, दिन भर शराब के नशे में, तो पैसे कमाने के लिए उसने फिर एक सेक्स वर्कर का एक तरह से काम करना शुरू कर दिया। अब वो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, होशियारपुर, इन जगहों पर वो घूमता और फिर रात होती तो रात को ये औरतों के भेष में आ जाता, सर पर पल्लू डाल लेता, मेकअप करता महिलाओं की तरह और उसके बाद निकल पड़ता। कहीं सड़क पर खड़े होकर लिफ्ट मांगता, कोई गाड़ी में अकेला है देखता, लिफ्ट दे देता, फिर उससे ये बात करता। उसके बाद कुछ पैसों के अंदर समझौता होता, तो एक तरह से ये जिस्म फरोशी का धंधा करने लगा।
और धीरे धीरे ये सिलसिला चलने लगा। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, लेकिन इतना था कि इसकी अपनी ज़िंदगी कट रही थी। 6 महीने उसने इस काम में लगाकर निकाल दिए। 1.5 साल पहले की बात है, 2023 जून का महीना। पहली बार ये ऐसी रात को निकला भेष बदल कर महिलाओं का, और इंतज़ार कर रहा था लिफ्ट। एक किसी ने लिफ्ट दी, उसके बाद कुछ पैसों की बातचीत हुई, गाड़ी कहीं रुकी साइड में, लेकिन बाद में पैसों को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। जितने पैसे की बात हुई उसने कम दिया, इसे गुस्सा आया। ये अपने हमेशा गले में एक स्कार्फ या मफलर टाइप का कपड़ा डाले रहता था। गुस्से में उसने उसी मफलर से उसके गले को घोंट दिया। ये उसका पहला कत्ल था। लाश को सड़क किनारे फेंका और वहाँ से निकल गया। पुलिस ने लाश देखा, आज तक कातिल का पता नहीं। तफ्तीश 1.5 महीने 1.5 साल हो गया, कुछ पता नहीं। अब इसके बाद यहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ। अब वो जब भी रात को गाहे बगाहे निकलता, तो कई बार अगर सामने वाला ग्राहक शराफत से चला जाता, जो वादा करता पैसा देता तो ठीक, नहीं देता तो फिर झगड़ा होता, और झगड़ा होता तो फिर वो उसी मफलर से उसका गला घोंटता, उसे मारता और निकल जाता। इन 1.5 सालों में बहुत सारे मामलों में ऐसा हुआ कि उसका झगड़ा नहीं हुआ और उन लोगों की जान बच गई, लेकिन जिन जिन से झगड़ा हुआ उनमें से किसी की जान नहीं बची, और उन सबको उसने उसी मफलर से मार डाला। इसके बाद अगस्त में वो कीरतपुर साहिब पहुंचता है। रात का वक्त, वहाँ टोल प्लाजा के करीब एक चाय पानी की दुकान, उस दुकान का मालिक एक 37 साल का शख्स, ये महिला के रूप में घूंघट डाले वहाँ गया। इशारों में बातें हुई, फिर पैसे की बात हुई, और उसके बाद अचानक बाद में पैसों को लेकर झगड़ा हो गया। उसने मफलर से उसका गला घोंटा, मार डाला और वहाँ से निकल गया। लेकिन बस पहली बार एक गलती की, उसका मोबाइल अपने साथ ले गया था, जिसे बाद में इसने बेच दिया, और उसी मोबाइल की वजह से ये पकड़ा गया। तो जिन जिन के साथ झगड़ा नहीं हुआ उसने उन्हें जाने दिया, और जिन जिन के साथ झगड़ा हुआ उन सबको उसने मारा। मारने के बाद वो उनके कपड़े उतारता ऊपर के, और फिर पलटता और पीठ पर पंजाबी में धोखेबाज लिखता। और ये धोखेबाज इसलिए लिखता क्योंकि अगर पैसे की डील मान लीजिए 500 रुपये हुई है और कोई कहता 300 दे रहे हैं, तो उसे लगता है कि ये धोखा किया था। कई बार तो 200 रुपये में डील हुई और 150 रुपये दिया, 50 रुपये का फ़र्क था, लेकिन उसे लगा ये धोखा हुआ है। तो ऐसे तमाम लोग जिनके साथ उसका झगड़ा हुआ पैसों के मोल तोल को लेकर, पहले कुछ बाद में कुछ, उसने उन सबको मार डाला और हर एक की पीठ पर धोखेबाज लिखा। लेकिन हर कत्ल के बाद वो पहले तो धोखेबाज लिखता, फिर उसके बाद उसके दोनों पैरों को हाथों से पकड़ता, और हाथ से पकड़ने के बाद उससे माफ़ी मांगता लाश से। कहता कि मेरा इरादा नहीं था तुम्हें मारने का, और मुझे तो ठेस पहुंचाने का, चोट पहुंचाने का, लेकिन अनजाने में मुझसे तुम्हारा कत्ल हो गया, तुम्हारी जान ले ली, तो मुझे माफ़ कर देना। 11 लाशों से उसने माफ़ी मांगी, पीठ पर धोखेबाज लिखा। अब ये सब कुछ हो गया, लेकिन एक मोबाइल की वजह से वो पकड़ा गया। अब जब पुलिस ने उससे पूरी पूछताछ शुरू की, तो उसने कहा कि मैं कभी कत्ल नहीं करना चाहता था, लेकिन जब भी रात को निकलता था तो मैं नशे में होता था, और नशे में मुझे कुछ एहसास ही नहीं होता था कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं मार रहा हूँ, गला घोट रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, ये भी नहीं पता है। यहाँ तक कि 11 कत्ल में से किसी का उसे नाम भी मालूम नहीं, किस किस का उसने कत्ल किया। कुछ के ठिकाने पता थे, उसने पुलिस को बताई, तो पुलिस वहाँ तक पहुँची तो पता चला हाँ वहाँ लाश मिली थी कभी। 11 कत्ल की बात जो उसे याद थी वो बताई, लेकिन उनमें से अभी तक पुलिस सिर्फ 6 कत्ल की ही तस्दीक कर सकी है। 5 के बारे में अभी पता नहीं, क्योंकि उसकी खुद याददाश्त ही ऐसी है कि वो पता नहीं, पता सही बता रहा, ठिकाना सही बता रहा, नहीं बता रहा, कुछ आइडिया नहीं। पर पंजाब पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से उसका कहना है कि वो नशे में होता है और नशे में ही ये सारे उसने कत्ल किए, तो उसकी याददाश्त कमज़ोर है, याद नहीं है क्या क्या किया। यहाँ पुलिस को एक शक ये होता है कि उसकी याददाश्त नहीं, वो नशे में। लेकिन हर बार जब उसने कत्ल किया तो फिर 2 चीज़ें उसे कैसे याद रहीं। एक, हर कत्ल के बाद पीठ पर धोखेबाज लिखना, और 2, हर कत्ल के बाद लाश के पैर पकड़कर माफ़ी मांगना। और इसी के बाद अब पुलिस को शक है कि शायद अगर याददाश्त की भी बात करें तो गिनती सिर्फ 11 है या उससे ज़्यादा है, क्योंकि 1.5 साल का वक्फा है। 2 साल पहले उसको घर से निकाला गया था, और इन 1.5 सालों में वो भटकता ही रहा है अलग अलग इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो रूपनगर हो, फतेहगढ़ साहिब हो, होशियारपुर हो।
तो पुलिस इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में आसपास के ऐसी लाशों के बारे में जानकारी इकट्ठा हासिल कर रही है जो लावारिस मिली, ख़ासतौर पर जिसकी हत्या गला घोंट कर की गई। क्योंकि रामस्वरूप के हिसाब से उसने जितने भी कत्ल किए कभी वो अपने साथ कोई हथियार लेकर नहीं चलता था, क्योंकि उसका काम हथियार का था भी नहीं। बस उसे जब गुस्सा आता तो उसका असल में हथियार मफलर था, और या उसके आसपास जो भी वहाँ पे पड़ा हुआ मिल जाए वो उसी से मारता था। कहीं कि उसने सर पर भी चोट मारकर उन्हें मारा, तो या तो वहीं पे कुछ मौके पे चीज़ मिल जाए, वरना मफलर, कभी वेपन या हथियार साथ लेकर चला नहीं। तो अब पुलिस आसपास के तमाम डिस्ट्रिक्ट की उन तमाम लाशों की गिनती खंगाल रही है जो पिछले 1.5 से 2 सालों के अंदर बरामद हुई, लावारिस थीं, जिनके बारे में आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। सिर्फ ये पता करने के लिए कि रामस्वरूप एक सीरियल किलर सिर्फ 11 कत्ल का है, यह गिनती बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ऐसे कई सीरियल हुए हैं, दिल्ली में भी हुआ था, जिसको ये था कि शायद 42 कत्ल के बाद उसे गिनती याद नहीं थी। क्योंकि सीरियल किलर जब एक के बाद एक कत्ल करता जाता तो उसके लिए एक नॉर्मल रूटीन बात हो जाती है, और ऐसे लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं, तो उन्हें फिर पता ही नहीं होता है कि ये कुछ अलग कर रहे हैं, उन्हें लगता है ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो यही चीज़ अब पंजाब पुलिस को भी थोड़ा सा चौंका रही है या सता रही है कि मामला सिर्फ 11 का है या आगे का है। बाकी कत्ल की तफ्तीश की जा रही है, उससे पूछताछ हो रही है, और कई टीमें एक साथ अब लगी हुई हैं। पंजाब में दरबारा सिंह के बाद शायद ये दूसरा सीरियल किलर है। दरबारा सिंह बच्चों का सीरियल किलर, उसकी कहानी डिटेल में आपको सुना रखी है। तो जिसने इतने कत्ल किए, और अभी भी ठीक ठाक गिनती पता नहीं कितने कत्ल किए। तो कहानी में तो इतना ही, लेकिन आज चाहता हूँ कि मैं चलते चलते ये कहानी का सिलसिला ख़त्म करूँ उससे पहले इसी सीरियल किलर की ज़ुबानी उसकी कहानी आपको सुनाऊँ। थोड़ी सी देर उसने कुछ बात की है मीडिया से, और इसकी बातचीत सुनिए। हालांकि पंजाबी में है, लेकिन ये बता रहा है, और रिपोर्टर भी सवाल पूछ रहे हैं कितने बंदे मारे, क्या है वो है। तो पूरी कहानी पहले सुनिए इसकी, इसी की ज़ुबानी। लिखता गया था गड्डी के ऊपर, जोर से बोल यार माड़ा जा। जानबूझ के नहीं मारे। हाँ, क्यों मारे? मैं क्यों मारे, क्यों बंदे? कितने के बंदे मारे हों तक? कितने के वारदात तक? आए यार, तुझे याद है? याद नहीं? तुझे याद है? काम क्या करता तू? काम क्या करता? दिहाड़ी कादी? बाल बूल कटने का काम करता। बाल कटने का? घर वाली ने दसता रोपड़ वाला क्यों मार के ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਪੜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਧੋਖੇਬਾਜ਼। ਅੱਛਾ, ਪੈਸੇ ਕਾਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੇ? ਖੜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਗੱਡੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 200। ਕਹਿੰਦੇ 100, ਕਹਿੰਦੇ 150। ਚੱਲ ਪਹਿਲੇ चले जा के मोरे गड्डी खड़ी करा धुंध पई उसी खा गड्डी काट के पहले मुँह नाल करा पिछे भी मैंने पैसे नहीं दिते। मैं गड्डी च उतरता नहीं सी, उन्हें धक्का मार कढ़दा सी बाहर, फिर पिछे डंडा कड्ढे, मेरे सिर च मारे, फिर भी दिते पैसे। फिर कहता या फिर मैं मारे चपेट चपूड़ मारी ਉਹਦੀ। फिर डर गया, मैं भी कलर फड़े साढ़े इतों पाई। कहना चल गड्डी बैठ के गल कर, कहना 2 बारी कर। मैं कहा मेरे डंडा मारे, मैं तो दस लगे मार गड्डी बैठे। मफरल सिर से बन्निया था, मैं वो ला के गले च पा के। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਮਫਲਰ ਨਾਲੇ ਮਾਰੇ? मफरल कोई ना कोई मेरे को होंगे ऐसे कपड़ा का हथियार भी है? सारे पैसे नहीं दिंदे, ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ? ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ 2 ਸਾਲ।
ਅੱਛਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਸਮੇਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਸੀ ਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿੱਤੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਮਾਰੇ ਆ ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? मैं धीरे वाले गया थोड़ी लाइट महाराज के अपने पछतावा का कहते भी जाना पानी पर मैं मान तो बाद माफी जरूर मांग रहा था। ਕਿੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? मैंने पैर छू के मैं पैर छू माफी मांगता सी। ਅੱਛਾ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ गलती हो गई तो माफ कर दे तो जान। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। तो ये थी अजीब सीरियल किलर की कहानी। अब देखिए इसके आगे जो भी